बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स होती क्या है? डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग दैट इंक्रीजेस द यूराइन आउटपुट। देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ डायूरेटिक। नंबर 1 कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, एडीएच एंटागोनिस्ट और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये एक्ट किस तरह करती हैं? ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन के डिफरेंट एरियाज पर एक्ट करेंगी। जैसे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ये पीसीटी पर करेगी, और जो हमारे पास लूप डायूरेटिक्स है वो हमारे पास लूप ऑफ हेनले पे करेगी, और जो थायजाइड डायूरेटिक्स है वो हमारे पास डीसीटी पे करेगी, और जो हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है वो हमारे पास कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करेगा। इनमें से सब ने हमने पढ़ना है, पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो इसकी जो प्रोटोटाइप है वो हमारे पास एसीटाजोलामाइड है। तो सबसे पहले समझने के लिए कि भाई बाइकार्बोनेट की फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी, यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी, यानी कि बाइकार्बोनेट आ गया, सोडियम आयन आ गया, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। यहाँ पे पीसीटी के लेवल पर इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, यहाँ हमारे पास सब चीजें आ गई, बाइकार्बोनेट, सोडियम आयन, ग्लूकोज। तो ये ल्यूमन है, ये इसके ल्यूमिनल सरफेस है, ये एपिकल सरफेस है, और ये ब्लड है। तो सबसे पहले जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी में, ये ग्लूकोज को अपने साथ एब्जॉर्ब करा लेता है, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करा लेता है, और हाइड्रोजन की सिक्रेशन कराता है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर्स होते हैं। तो क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर? क्या यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट जो फिल्टर होके आया था वो चेंज हो जाएगा H2CO3। यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, तो ये हमारे पास H2O और CO2, ये हमारे पास H2O और CO2 ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर से क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये दोबारा कन्वर्ट होंगे H2CO3 बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट हमारे पास ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, इसको हमने एब्जॉर्ब नहीं होने देना। तो हमारे पास जो हमारे पास एसीटाजोलामाइड है ये इस जगह पर एक्ट करेगी, और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पर जाके एक्ट करेगी। तो क्या होगा, हमारे पास बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब नहीं होगा और सोडियम आयन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब बाइकार्बोनेट और सोडियम आयन पीसीटी से होते हुए लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और हमारे पास जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर पहुंचते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा बाइकार्बोनेट है और सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये सोडियम आयन हमारे पास कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में सेल के अंदर जाएंगे और पोटाशियम सिक्रीट होगा, और ये हमारे पास ब्लड से पोटाशियम आ रहा है। ये हमारे पास पोटाशियम जो सिक्रीट हो रहा है, ये ब्लड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंडीशन काज होगी हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया। तो हम सबसे पहले इसके देखते हैं यूजेस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूजेस। अच्छा, यूजेस में सबसे पहले हम आई में यूज करते हैं। आई में हमारे पास इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन है सिलियरी एपिथेलियम से, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वहां जाके एक्ट करता है, और हमारे पास एक्वस ह्यूमर कम होगा और इंट्राऑकुलर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है सीएसएफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास ब्रेन में कोराइड प्लेक्स सीएसएफ बना रहा है, ये वहां जाके एक्ट करेगा और सीएसएफ की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। ये तो होगी ऐसी दो कंडीशन, आई और हमारे पास सीएसएफ की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है। दूसरा है इंपॉर्टेंट माउंटेन क्लाइंबर। जो कि माउंटेन पर चढ़ते हैं ना, तो क्या होता है वहां पर उनको एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उनकी हाइपर वेंटिलेशन करा देता है। तो इस पर हम बाइकार्बोनेट एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और चौथा है हमारे पास एडीमा विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर कहीं पे एडीमा हो गया, एडीमा के लिए हमेशा हम डायूरेटिक्स देंगे, और अल्कलोसिस हो रही है तो अल्कलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बाइकार्बोनेट यूराइन से एक्सक्रीट हो जाए, तो हम यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे। हम इसकी टॉक्सिसिटी देख रहे हैं। टॉक्सिसिटी में क्या है हमारे पास, ये हाइपर
क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, ये जो टर्म है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस को समझने के लिए भी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रही है, जब भी बाइकार्बोनेट ब्लड में कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यूराइन से जो एक्सक्रीट हो गया है बाइकार्बोनेट, तो एक्चुअली ब्लड में तो कम हो गया है, तो इस वजह से इसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, हाइपरक्लोरेमिक क्यों कहेंगे, हाइपरक्लोरेमिक मीन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो हमारे पास जो इधर देखें, ये हमारे पास बाइकार्बोनेट है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, यहाँ से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं और बहुत सी जगहों पर भी होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास बाइकार्बोनेट वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्लोरीन क्या होता है, ब्लड में इंक्रीज होता चला जाता है। तो हाइपरक्लोरीमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी कंडीशन हमने की थी, हाइपोक्लेमिया क्यों काज हो रहा है। ये जो हमने हाइपोक्लेमिया की कंडीशन की थी कि भाई जो हमारे पास पोटाशियम क्या हो रहा है, सक्रीट हो रहा है ड्यू टू काउंटर करंट बाय द सोडियम आयन। These are all discussed about the carbonic anhydrase inhibitor. Next we will discuss about the loop diuretics. Loop diuretics में हम इसके पहले सबसे नेम देखेंगे। इसकी जो प्रोटोटाइप है हमारे पास फ्यूरासिमाइड और म्यूमिटानाइड, ये हमारे पास सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, और जो एथाक्राइनिक एसिड है ये हमारे पास नॉन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 4 आर है। हाफ लाइफ 4 आर का क्या मतलब है, यानी कि ये अपना एक्शन एक्यूट अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि ये अपना जल्दी एक्शन परफॉर्म करके हमारे पास किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लूप डायूरेटिक्स एक्ट कहाँ करते हैं। जो हमारे पास पीसीटी पे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एक्ट कर रहे थे, तो ये जो भी फ्लूइड जा रहा है तो यहाँ पर आकर जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले पे लूप डायूरेटिक्स एक्ट करेंगे। तो ये मेनली ब्लॉक क्या करते हैं, ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं। नॉर्मल इसका हम नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे, क्योंकि फार्मा में नॉर्मल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म जो कि सोडियम पोटाशियम और जो क्लोराइड के मॉलिक्यूल हैं फिल्टर हो गए हैं, ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं, और पोटाशियम आयन एक्शन पोटेंशियल की वजह से, यानी एक्शन पोटेंशियल नहीं, यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, पोटाशियम सिक्रीट होगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, हमारे पास एक तो सोडियम पोटाशियम और जो 2 क्लोराइड है यानी कि आयन है, ये किस में स्क्रीट होंगे, यूराइन में स्क्रीट होंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी स्क्रीट होंगे, इनके एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो मेनली इसका मैकेनिज्म यही है। और दूसरा, अगर यहां पे सोडियम जा रहा है, वही एक्शन जिस तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में था, सोडियम क्या जा रहा था यहां पर प्रिंसिपल सेल यानी कि कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की वजह से पोटाशियम आयन ब्लड से क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा, और हमारे पास कंडीशन काज करेगा हाइपोक्लेमिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से हाइड्रोजन भी सिक्रीट होगा, और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन काज करेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो सबसे पहले हम इसके यूजेस की तरफ जाते हैं। तो यूजेस में हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास एक्यूट एडीमा। एक्यूट एडीमा में क्यों देंगे, ताकि हमारे पास ये यहाँ पर जो सोडियम है ये वाटर अट्रैक्टिंग है, यानी कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ यूराइनेशन की वजह से जो पानी भरा हुआ है, चाहे वो पेट में भरा हुआ है, चाहे वो लंग्स में भरा हुआ है, चाहे वो पाँव में यानी कि स्वेलिंग हो गई है, तो उसकी वजह से जो हमने यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट करा दिया है, तो एक्यूट ऑनसेट इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट टर्म है। तो ये हमारे पास एक तो एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया मीन कैल्शियम लेवल बढ़ जाए ब्लड में, तो ये क्या है, अगर इधर इनहिबिट कर दिया तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी और हम इसे कंपनसेट कर देंगे। तो टॉक्सिसिटी में हमारे पास एक तो हमारे पास कंडीशन काज होगी यानी कि पोटाशियम आयन कम है, तो एक तो होगी हाइपोक्लेमिया की कंडीशन। दूसरा, ये एलर्जिक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी कि ये कहीं पर जाके इन्फ्लेमेशन भी काज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रह गया है वो हमारे पास है हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस।
तो क्या हो गया, एक तो हाइपोकैलेमिक की हमने कंडीशन देख ली, लेकिन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो, उसमें हम रोल देखते हैं, वो हमारे पास बाइकार्बोनेट का रोल है। अगर बाइकार्बोनेट ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन नहीं देखते, हाइड्रोजन देखते हैं, पहले देखते हैं पीएच कैसी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस में, तो उसके बाद मेनली जो हम देखते हैं वो हम बाइकार्बोनेट का लेवल देखते हैं। तो ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ये क्यों इंक्रीज होगा। एक तो देखिए, जो हमारे पास सोडियम आयन आया था, इसने क्या किया था, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करा दी थी। अगर यहां पे देखा जाए, अगर उसने हाइड्रोजन की सिक्रीशन कराई, तो ये एक ल्यूमन में उसने हाइड्रोजन की सिक्रीशन करा दी, जो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हुआ हुआ आया था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3, H2CO3 दोबारा H2O CO2, ये मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन क्रॉस, ये इंटरकलेटेड सेल की बात हो रही है, तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 H2CO3 दोबारा, यानी कि बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये नहीं देखना कि भाई इसमें अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ रही है तो हमारे पास वो एसिडोसिस होगा, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो अल्कोलोसिस। लेकिन मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हमने हमेशा याद रखना है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन याद रखनी है। ये तो प्रॉपर एमसीक्यूज है कि भी हम लूप डायूरेटिक्स में क्या इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन काज होगी, दूसरा हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की कंडीशन काज होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।